ओके सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। पिछले वीडियो में सातवाहन वंश तक आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहने वाली डायनेस्टी के बारे में, जो कि हमारा गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त वंश की चर्चा हो रही होगी, ठीक है। तो इतिहास में हम लोग काफी आगे आ गए हैं, गुप्त वंश पे पहुंच चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप पिछला इतिहास पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। वैसे तो इतिहास को देखिए, एक्चुअल जो हिस्ट्री है वो कोई भी आपको नहीं समझा सकता है, क्योंकि एक्चुअली सौ साल पहले क्या हुआ है वो तो आप चलो एक पल को पढ़ के समझ सकते हो, पर 500, 600, 1000, 2000 साल पहले की जो चीजें घटनाएं हैं वो एक्चुअली कैसी थी, वो चीज आप वो वहां पे ही होकर ही फील कर सकते हो। अदरवाइज कॉपी किताब में आप नॉर्मली पढ़ के पेपर के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो आपको पर्सपेक्टिव अपना एक बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे आप हिस्ट्री को क्या करें, अच्छे वे में देख सकें। केवल नफरत और उस तरीके नहीं, जिस तरीके से हिस्ट्री को दिखाया जाता है मीडियाज में, उस तरीके से नहीं पढ़ना है आपको। हिस्ट्री हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, बस डेटा कंसेप्ट के बेसिस में और अपना पर्सपेक्टिव लगाना है, ठीक है। चलो भाई, तो गुप्त वंश का जो पहला शासक था वो था भाई श्रीगुप्त। क्या था? श्रीगुप्त। हालांकि ये कोई इसका वास्तविक संस्थापक नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये सभी सामंत थे। कहा जाता है ये सामंत कहाँ के थे? कुषाण वंश के सामंत थे। पिछले वीडियो में बताया है सामंती व्यवस्था क्या थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें जो सैलरी थी, सैलरी के बदले पैसा ना दे करके भूमि दे देता था राजा। जैसे मान लो मैं राजा हूं, मैं अपने जितने भी मेरे अंडर काम कर रहे होंगे लोग, उन सभी को सैलरी की जगह क्या दे दूं कि भाई ये लो, ये गांव तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी। जमीन अगर मैं देने लग जाऊं सैलरी के बेसिस पे, तो वो चीज कहलाती थी सामंती व्यवस्था। तो ये सभी सामंत ही थे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्या होगा, अगर मैं जमीन देता जाऊंगा तो धीरे धीरे राजा यानी मेरी जमीन तो कम होती जाएगी, और सामंत के पास क्या आती जाएगी, जमीन मेरे से बढ़ती जाएगी। तो सामंत की जमीन बढ़ती गई और मेरी कम होती गई, जिससे क्या हुआ, सामंत मजबूत हो गए। और सामंतों ने फिर क्या किया, राजा को उठा फेंक दिया और खुद आके बैठ गए। तो पहला कौन था? श्रीगुप्त। दूसरा था भैया घटोत्कच। क्या था? घटोत्कच। वैसे नाम याद रखना है तुमको पेपर तौर पे। पहला क्या था? श्रीगुप्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सामंत थे, यानी रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक नहीं है। जो रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के बने वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। क्या नाम था? चंद्रगुप्त वन। बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में आपके जाए। अब भाई इनको महाअधिराजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाअधिराज। क्यों बोलते हैं ये सब मत सोचो, महाअधिराज कहा जाता है, ठीक है। अब भाई चंद्रगुप्त वन के टाइम पे ही महिलाओं लोगों को क्या हुआ, समाज में एक इज्जत देने का काम या समाज में एक बढ़िया बेहतर जगह देने का काम शुरू हो गया था। यानी इसके टाइम पे काफी अच्छे अच्छे नेक नेक काम हो रहे थे उस समय। उसी समय क्या हुआ, इन्होंने गुप्त संवत नाम का एक कैलेंडर निकालने का भी सोच लिया। किन्होंने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो आपको मैंने शक संवत पढ़ाया था, जिसको शुरू किया था कनिष्क ने 78 एडी में, ठीक है ना। तो उसी तरीके से गुप्त वंश में भी क्या हुआ, गुप्त संवत शुरू किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। इनको महाअधिराजा भी कहते हैं। ओके भाई। फिर इसी के टाइम पे जो सोने के सिक्के थे उनको दिनार बोला जाता था। क्या बोलते थे? दीनार। क्या बोलते हैं? दीनार। सोने के सिक्कों को। और जो चांदी के जो सिक्के थे रुपये वाले, उनको रुपयक कहा जाता था। रुपयक। क्या बोला? रुपयक, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे ही पारा का आविष्कार भी हुआ था। पारा मतलब जैसे डिग्री सेंटीग्रेड जो आप इंग्लिश में सुनते हैं ना कि 20 डिग्री का ये टेम्परेचर है, वो जो पारा होता है ना, वही हिंदी में डिग्री को पारा बोलते हैं। तो पारा का आविष्कार किसके टाइम पे हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। तो यही बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। अब भाई चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। ये लिच्छवी वंश की थी। लिच्छवी वंश आपको बताया था बिहार में है, ठीक है। लिच्छवी वंश। अच्छा, बिहार से याद आया, जो गुप्त वंश वाले लोग थे, अभी तक आपने जितने भी वंश मैंने बताए हैं उन सभी की राजधानी अगर गौर से देखा होगा तो उनमें से केवल सातवाहन वालों की राजधानी कहाँ थी भाई? ये महाराष्ट्र के एरिया में थी। अदरवाइज सभी ने अपनी राजधानी बिहार यानी मगध वाले क्षेत्र में बनाई थी। पर गुप्त वंश ने भी अपनी राजधानी बिहार को ना बना के उत्तर प्रदेश के कौशंबी को बना लिया था। क्या बनाया था? इनकी राजधानी थी कौशंबी। यूपी में पड़ता है, ठीक है। बॉर्डर बिहार के टाइप पे, बिहार बॉर्डर पे ही है। कौशंबी डिस्ट्रिक्ट को बनाया, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब गुप्त वंश में और भी राजा आए हैं। चंद्रगुप्त वन की बीवी का नाम बता दिया, क्या था? कुमार देवी, ठीक है। तो कुमार देवी बीवी थी। उन्हीं से जो बच्चा उनका हुआ, उनका नाम था समुद्रगुप्त, जिसके हम अभी चर्चा करने वाले हैं। समुद्रगुप्त के भी बारे में काफी कुछ बोला जाता है, जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया बोल देते हैं, कविराज बोला जाता है। तो वो चीजें भी देखते हैं, ठीक है। अब उससे पहले मैं बता दूं कि ये सभी लोग जो थे, जितने भी ये गुप्त वंश वाले थे, वो सभी विष्णु भगवान की आराधना करते थे, यानी विष्णु उपासक थे। क्या थे? विष्णु उपासक। और इन्हीं के टाइम पे जो हिंदू धर्म आप देख रहे हैं आज के टाइम पे काफी ज्यादा जोरों शोरों से
क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ, ठीक है ना। तो गुप्त वंश काफी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इतिहास के पर्सपेक्टिव से काफी समझ लो स्वर्ण काल हो गया, क्योंकि महिलाओं को भी इज्जत मिलने लग गई। समाज में क्या हो गया, थोड़ा सा इस समय बिजनेस भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। जो कपड़ों का उद्योग था वो तमिलनाडु, गुजरात, इन सब जगहों पे बढ़िया अच्छा खासा फल फूल रहा था। और समुद्रगुप्त के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उनका घोड़ा, पुराण में इसकी चर्चा भी है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समंदर से पानी पीता था, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। क्यों कहा जाता था, आप मतलब पानी पीने का मतलब है ये था कि आप पहले के टाइम पे पानी आप उसी क्षेत्र से पी सकते थे जो क्षेत्र आपका था। तो पानी पीने का मतलब पूरा जो साउथ इंडिया है वो किसने कब्जा कर लिया था या किसकी हुकूमत थी वहां पे, समुद्रगुप्त के बारे में। तो चलिए जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भाई विक्रमा भी बोला जाता था, विक्रमा, विक्रमादित्य नहीं बोल रहा हूं, विक्रमादित्य उपाधि थी जो कि किसने धारण की थी, मथुरा के शक शासक को हरा दिया था मालवा के शासक ने, और इसी उपलक्ष्य में अपनी विक्रमादित्य प्रथम की उपाधि शुरू कर दी थी। ये पिछले वीडियो में बता रखा हूं जब मैंने शक वंश के बारे में बताया था, ठीक है। तो भाई विक्रमा इनको बोलते थे, साथ ही साथ इन्हीं को कविराज भी बोलते थे। महाअधिराज किसको बोलते थे, चंद्रगुप्त प्रथम को, और कविराज किसको बोलते थे भैया, समुद्रगुप्त, ठीक है। अब क्यों बोलते थे कविराज, कवि यानी कुछ लिखने उखने वाला होना चाहिए तभी कवि पढ़ता है नाम किसी का। तो इन्होंने लिखी थी कृष्ण चरित्र नाम की पुस्तक। क्या लिखा है, कृष्ण चरित्र, ये नाम की पुस्तक लिखी थी, इस वजह से इनको क्या बोल दिया गया, कविराज। और महाअधिराज किसको बोला था, चंद्रगुप्त प्रथम को। वाइफ का नाम क्या था, जो कि लिच्छवी वंश की थी, वाइफ का नाम क्या था, कुमार देवी। उन्हीं के बेटे थे कौन, ये समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, ठीक है। इन्हीं को लिच्छवी दौहित्र भी बोल देते हैं, यानी लिच्छवी जगह का नाती, क्योंकि भाई इनकी माता का नाम क्या था, माता कहां से थी, लिच्छवी वंश से थी, जो कि लिच्छवी बिहार में था उस समय, ठीक है। इन्हीं के लिए, इन्हीं के बारे में कहा जाता था कि इनका जो घोड़ा था वो 3 समंदर का पानी पीता था। ये इसकी जानकारी हमें पुराण से मिली है, पुराण, ठीक है ना। जब पुराण पर आया था तो आपको बताया था ये चीजें। अच्छा, एक पुस्तक लिखी गई द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई, बीए स्मिथ के द्वारा, बीए स्मिथ के द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। इसमें बताया गया कि भैया समुद्रगुप्त क्या थे, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया थे। जिस प्रकार से नेपोलियन ने यूरोप में क्या किया था, एक तरीके का एकदम रेवोल्यूशन लाके दिखा दिया, एकदम यूनाइट कर दिया था, उसी तरीके से समुद्रगुप्त ने भी क्या किया, पूरा जो दक्षिण भारत था ना, ये पूरा एरिया क्या कर लिया था, अपने उसमें कर लिया था, अपने कब्जे में या जो भी बोलो। तो इधर है बे ऑफ बंगाल, मान लो बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी और नीचे कौन सा है, इंडियन ओशन। तो तीनों समंदर से क्या पीता था, पानी। इनका घोड़ा यानी साउथ का जितना भी था टोटल कब्जा कर लिया था इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के दरबारी कवि थे हरि सेन। क्या नाम था दरबारी कवि, ये बड़ा पेपर में पूछा जाता है, हरि सेन, तो इसको अंडरलाइन कर दिया, दरबारी कवि का नाम हरि सेन। अच्छा, भाषा कौन सी थी, अभी बताया था, संस्कृत भाषा थी, दरबार में यूज होने वाली भाषा। गोल्ड के सिक्के को क्या बोलते थे, दीनार कहा जाता था, और रुपया चांदी के सिक्कों को बोला जाता था। तो इसी तरीके से रिलेट करते करते आशा करता हूं आप अभी तक याद कर लिए होंगे। समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक बना वो था रामगुप्त। रामगुप्त एक अयोग्य शासक था, यानी इसके पास ज्यादा योग्यता थी नहीं। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था देवी। इसकी पत्नी ने इसी के छोटे भाई, रामगुप्त का छोटा भाई कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के छोटे भाई के साथ मिलकर षड्यंत्र मचा के क्या किया, इसकी हत्या करा दी, रामगुप्त को निकलवा दिया, मतलब मरवा दिया रामगुप्त खत्म। तो इसीलिए हमें रामगुप्त का इतिहास में पढ़ना भी कुछ नहीं पड़ता है। तो देख रहे हो, इतिहास ही खत्म कर दिया किसने, देवी। तो नाम देवी रखने से, यानी नाम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्त, इसी के टाइम पे एक बढ़िया सा वो थे, कौन थे, राइटर। राइटर लोग बड़ा इस टाइप की परिस्थिति का फायदा उठाते हैं। जैसे कालिदास ने लिखती थी मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र पुष्मित्र सुंग के बेटे के बीच में प्रेम प्रसंग। उसी तरह विशाख दत्त ने क्या लिख दिया, देवी चंद्रगुप्तम, क्या लिख दिया, देवी चंद्रगुप्तम नाम की पुस्तक, जिसमें देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया। खैर छोड़ो, रामगुप्त मर गया तो फिर क्या ही पढ़ना उसके बारे में। अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त टू, सॉरी पार्ट 2, या फिर द्वितीय इसको हिंदी में बोलेंगे। तो इसी ने क्या किया, इसने शकों का अंत कर दिया था। शक शासक पढ़ाया था मैंने, शक शासकों का अंत करके इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको समुद्रगुप्त बताया था, तो उसमें बताया था वो विक्रमा कहलाता था, लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि नहीं धारण की। हालांकि कई लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो पूछा जाएगा किसने नहीं धारण की थी, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त का एग्जाम्पल, क्योंकि उसने धारण नहीं की थी, पर उसका नाम विक्रमा पड़ा था। इसी के दरबारी कवि थे कौन,
इसके दरबारी कवि नहीं, इसके समय इसको संस्कृत भाषा बहुत पसंद थी। क्या थी? बहुत ही इसको मजे आती थी एकदम संस्कृत भाषा, वाह वाह वाह। तो इसने 9 लोगों को अपने दरबार में रखा था। वो 9 लोग नवरत्न कहलाते थे। वो तेल वाला नवरत्न नहीं, 9 रत्न, क्या बोलते हैं, 9 रत्न, नवरत्न नहीं, ठीक है। तो उन्हीं में से कुछ एक एग्जाम्पल है जो कि बढ़िया इंपॉर्टेंट है। कालिदास, धनवंतरी, वराह मिहिर जिसने खगोल विज्ञान का वो किया, और फिर ये अमरदास। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, दिमाग में रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो क्या ही। फाहयान इस समय क्या था, एक विदेशी आया था चाइना से, किसके टाइम, जब चंद्रगुप्त द्वितीय अपना मस्त वो था देवी के साथ, ठीक है ना, अपना राज कर रहा था। तो फाहयान नाम का विदेशी आक्रमणकारी आक्रमणकारी सॉरी बोल दिया, विदेशी आया था, घूमने आया था। तो इसने अपनी पुस्तक में फो क्यू की नाम की पुस्तक में वर्णन किया है अपने ट्रेवल का। ब्लॉग बनाते हैं ना जैसे आज हम लोग, तो उस समय वो ब्लॉग नहीं था तो क्या था, पुस्तक लिखते थे, तो पुस्तक ही लिख दी है। किसने लिखी भाई? फाहयान ने। किस पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, ठीक है ना, आया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक बने वो थे कुमारगुप्त। ये महायान शाखा को मानते थे। जो बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी जिनमें वो बट गया था, हीनयान और महायान। तो महायान उनमें से शाखा को कौन मानता था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के ही टाइम पे राजा तक्ष ने तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी बनवाई थी, जो कि वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी। वर्ल्ड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। और वर्ल्ड का पहला हॉस्टल प्रोवाइड करने वाला जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? नालंदा, जिसको 1198 में बख्तियार खिलजी ने क्या किया? विध्वंस कर दिया गया था। वजह क्या थी? मैं बोला ना, वजह आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप गलत पर्सपेक्टिव बनाएंगे गलत सीखेंगे, सही बनाएंगे सही सीखेंगे, और न्यूट्रल रहेंगे तो न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। क्या चलो, तो आज के समय तक्षशिला जो है वो रावलपिंडी नाम की जगह जो कि पाकिस्तान में पड़ती है वहां पे है, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक बना वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में पहले भी थोड़ा कुछ बताया मैंने कि इन्होंने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कितने लोगों ने कराया? 3 लोगों ने। बनवाया किसने था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में जो सौराष्ट्र वाला पार्ट है वहां की गिरनार पहाड़ियों में सुदर्शन झील बनवा दी थी, जिसका निर्माण का काम अशोक ने भी थोड़ा बहुत कराया। फिर भाई आए थे हमारे जूनागढ़ के अभिलेख में हमें चर्चा मिली है रुद्र दामन की। रुद्र दामन, ठीक है ना, तो जो कि शक शासक था उज्जैन का। फिर उसके बाद पुनः निर्माण कराया स्कंदगुप्त ने। ये भी आपको याद रखना है, 3 लोगों ने पुनः निर्माण कराया, ठीक है। स्कंदगुप्त के बाद कोई भी बड़ा शासक आया नहीं, यानी गुप्त वंश में अब धीरे धीरे छोटे छोटे शासक आने लग गए। जो आखिरी शासक था वो था विष्णुगुप्त। बीच में भानुगुप्त भी कहीं आया होगा, जिसके टाइम से हमें पता चलता है कि सती प्रथा का भी प्रचलन था। हालांकि अभी आपको बताया मैंने कि गुप्त वंश में स्त्रियों को, महिलाओं को एक अलग समाज में इज्जत जगह मिलने लग रही थी, लेकिन एरड़ अभिलेख जो कि भानुगुप्त था, इससे हमें ये पता चला कि सती प्रथा भी उस समय थी, ठीक है ना। तो वैसे खैर ये पेपर के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये चीजें इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपका जो मेन मैं फोकस करके चीज बताता हूँ ना वो आपको याद रहे, और वो याद भी रहेगी, देख लेना। अच्छा, गुप्त काल के टाइम पे ही जो आज की अजंता एलोरा आप गुफा देखते हैं, अजंता की अलग है, एलोरा की अलग है। अजंता के उसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म को मिला के गुफाओं में क्या है बनाई गई थी। ये भी गुप्त काल में ही बनाई गई थी। इनमें जो 16 नंबर की गुफा, टोटल 29 गुफाएं, आपको ये जरूर याद रखना है, क्योंकि ये हमारे किसमें है, हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है, ठीक है। जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अजंता में 16, 17, 18, 19 नंबर की जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन गुफाएं हैं, गुप्त काल में बनाई गई थी। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान में एक जगह है, या बोले पहाड़ी इलाका है अफगानिस्तान में, क्या है, बामियान नाम का जगह है, ठीक है। बामियान की जो पहाड़ी है उनमें पहाड़ियों को काट काट के बहुत बड़ी महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, जिसको आपको पता होगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू थी किसकी? महात्मा बुद्ध जी की। पहाड़ों को काट के बनाया था, बहुत मुश्किल से बनाई गई थी, जिसको अफगानिस्तान के तालिबान जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी ही उनका सही नाम है, उन्होंने क्या किया? तोड़ दिया। अब वही चीज है कि जो शुरुआत में देखिए, अब मैं कैसे बोलूं, इसको एक वीडियो में नहीं कवर कर सकते, इसको फिर बताऊंगा। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप जो भी पर्सपेक्टिव रखें बस इन चीजों को याद रखें भाई, क्योंकि पेपर में आपके लिए बहुत जरूरी है चीजें, ठीक है। रेस्ट अगले वीडियो में मिल रहे होंगे। अगले वीडियो में देखो, गुप्त वंश का जो अंत था ये इस पे भी डिपेंड कर रहा था, क्योंकि इन्हीं के समय आक्रमणकारी आ गए थे, हुंड। क्या नाम था? हुंड। तो हुंडों का आक्रमण भी इन्हीं के टाइम होने लग रहा था, जिस वजह से भी गुप्त शासक धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए और धीरे धीरे गुप्त वंश क्या हुआ? खत्म हो गया।
अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में हुंडों का आक्रमण। किसका? हुंडों का। अफगानिस्तान के एरिया से, सॉरी, ईरान के एरिया से आए थे, फारसी थे। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे और थोड़ा सा आपको चर्चा भी करूंगा इसके बारे में, क्या थी ये तोड़ना फोड़ना, इन सब की चीजों के बारे में, ठीक है, इतिहास में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।